कहानी की शुरुआत हमारे हीरो ओसू से होती है, जो कि एक एक्ट्रेस जिनसोरा के साथ होता है। वो पूछती है, आखिर तुम्हारी फैमिली कहाँ है? वो कहता है, फैमिली। फ्लैशबैक में हम एक छोटे बच्चे को पेड़ के नीचे रोता हुआ देखते हैं और एक आंटी वहां से भागते हुए जा रही थी। दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन ओयंग को देखते हैं, जिसके डैड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर कौन अब पीएल ग्रुप, जो कि एक काफ़ी फेमस ब्रांड कंपनी है, क्लॉथिंग ब्रांड कंपनी है, उसका नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेगा। क्योंकि पीएल ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास उनकी इकलौती बेटी के अलावा और कोई नहीं है। और ये है ओयंग का फियांसे ली मिन हो। ओ सॉरी, ली मिनो नहीं, ली म्यूंग हो। ये है सेक्रेटरी वैंग, जिन्होंने बचपन से ओयंग को पाला है। और ये है लॉयर जंग संग। आपको तो पता ही है, अमीर घर के चोचले, उनके पर्सनल डॉक्टर होते हैं, पर्सनल शेफ होता है। उसी तरह ये है इनके पर्सनल लॉयर, जिन पर ओयंग बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती है। नेक्स्ट सीन में हम ओसू को देखते हैं, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड जिनसंग के साथ एक कसिनो में गैम्बलिंग कर रहा था। वो दोनों काफ़ी सारे पैसे जीतकर और गुंडों से लड़ते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। रात में जिनसोरा कहती है, एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगे, राइट? वो कहता है, तुम जैसा सोचोगी वैसा ही होगा। वो सैड होकर कहती है, तुम बहुत ही निर्दयी हो। ओसू हंसते हुए कहता है, मुझे पता है। मॉर्निंग में ओसू का एक दोस्त, जिसका नाम भी ओसू है, वो कहता है, मैं पीएल ग्रुप के मालिक का इकलौता बेटा हूँ। जिनसंग कहता है, अच्छा, अगर तू पीएल ग्रुप के मालिक का बेटा है ना, तो मैं भी स्टीव जॉब्स का। वो कहता है, मुझे तुम दोनों से झूठ बोलकर क्या मिलेगा? जब मैं 8 साल का था और मेरी बहन 6, तो हमारे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। जिनसंग कहता है, हाँ, उसके बाद वो दोनों अलग हो गए, तो अपनी मॉम के साथ आ गया, तेरी बहन डैड के साथ रह गई और अचानक से तेरे मॉम की मौत हो गई, इसलिए आज तू यहाँ हमारे साथ है, राइट? ऐसी कहानी तो मैं भी बना लूँ। और अगर तू सच में पीएल ग्रुप का इकलौता वारिस है, तो जाकर उनसे पैसे मांग। यहाँ हमारे पास भिखारियों की लाइफ क्यों जी रहा है? वो कहता है, क्योंकि मरने से पहले मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी पैसे मांगने अपने डैड के पास ना जाऊं। और एक दिन जब मैं इटालियन रेस्टोरेंट का शेफ बन जाऊंगा, तो प्राउडली उनके पास जाऊंगा। जिनसंग उसके हाथ से लेटर छीनते हुए कहता है, तूने इसमें ओसू के घर का एड्रेस क्यों डाला है? वो कहता है, क्योंकि मेरे घर में मेल रिसीव करने के लिए कोई है नहीं। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की हीसुन को देखते हैं, जो ओसू से पूछती है, क्या तुम सच में सोरा को पसंद करते हो? वो कहता है, मैं बस तुझे पसंद करता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब वो सभी साथ में खाना खा रहे थे, तो हीसुन ओसुन के रूम से गर्ल्स के अंडरगारमेंट्स लेकर आती है और इसी बात को लेकर वो ओसू पर काफी गुस्सा करती है। उसके जाने के बाद ओसू नंबर 2 जिनसंग से पूछता है, ओए सुनना, क्या सच में हीसुन की बड़ी बहन को ओसू ने ही मारा है? वो कहता है, नहीं, वो दोनों बस एक दूसरे को डेट कर रहे थे एंड देन ओसू ने उससे डंप कर दिया, उसे छोड़ दिया, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया और वो अपनी बाइक से जाने लगी। बट तभी सामने अचानक से ट्रक आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ पोस्टमैन ओयंग को लेटर देने आता है। वो कहता है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें फिर से लेटर भेजा है, जिसे सुनकर ओयंग शॉक्ड हो जाती है। पोस्टमैन कहता है, पिछले साल से वो तुम्हें हर महीने 1 या 2 लेटर भेज रहा है। क्या आपको नहीं मिला? मैं सारे लेटर सेक्रेटरी वैंग को देकर जाया करता था। ओयंग लेटर लेकर भागते हुए अंदर जाती है। दूसरी तरफ जब सेक्रेटरी वैंग को पता चलता है कि आज सारे लेटर ओयंग को मिलने वाले हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वो भी भागते हुए अंदर जाती हैं। ओयंग जब तैयार हो रही थी, तो सेक्रेटरी वैंग आकर पूछती हैं, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, एक अंधी लड़की कहाँ जाएगी, मैं कम्युनिटी सेंटर जा रही हूँ। वो कहती हैं, अकेले? ओयंग कहती है, हाँ, क्योंकि डैड के मरने के बाद मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और वैसे भी मैं अकेली हूँ। वो कहती हैं, तुम आज भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। ओयंग कहती है, मेरी मॉम एंड डैड का डाइवोर्स आपकी वजह से हुआ था। आपकी वजह से ही मैं बचपन से अपनी मॉम एंड अपने भाई से दूर रही। यहाँ तक कि मेरे डैड को भी आप पे मुझसे भी ज़्यादा भरोसा है। वैसे क्या आपको मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला? सेक्रेटरी बैंक कहती है, बट तुम्हारे डैड ने तो उसे ढूंढने से मना किया है ना? वो कहती है, उन्होंने मना तब किया था जब मेरी मॉम जिंदा थी, बट अब तो वो मर चुकी हैं।
ओयंग के जाने के बाद वो पोस्ट ऑफिस में कॉल करके लेटर के बारे में पूछती हैं, जहां उन्हें पता चल जाता है कि आज उसके भाई का लेटर उसे मिल गया है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती हैं। तभी अचानक से उस रूम का अलार्म बजने लगता है जहां ओयंग के डैड एडमिट होते हैं। सेक्रेटरी वैंग भागते हुए वहां जाती हैं। एक वर्कर उनसे पूछता है कि आखिर चेयरमैन के रूम का अलार्म क्यों बज रहा है। वो कहती हैं, इट्स नथिंग, कुछ नहीं हुआ, अलार्म गलती से बज गया। दूसरी तरफ सोरा अपने सारे कपड़े लेकर एंड ओसू के लॉकर में एक डॉक्यूमेंट रख कर चली जाती है। अब क्योंकि ओयंग के भाई ने लेटर में ओसू के घर का एड्रेस दिया था, तो ओयंग अपने भाई को ढूंढने वहीं पहुंच जाती है। अब सुबह सुबह कोई आपके घर की डोरबेल बजाए और आप 10 बजे तक सोने वाले, तो कितनी गुस्सा आती है ना। बिल्कुल उसी तरह ओसू को भी आती है। बट फिर भी वो ओयंग के पास जाता है और उसे बता देता है कि जिस ओसू को तुम ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ, वो अभी घर से बाहर है, 2-3 घंटे में आ जाएगा। सो प्लीज़ तुम तब आना और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। ओयंग जाकर होटल लॉबी में उसका वेट करने लगती है, अपने भाई का। 3 घंटे बाद जब तैयार होकर ओसू नीचे आता है तो पहले तो वो ओयंग को इग्नोर करके जाने लगता है, बट देन उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम 3 घंटे से यहीं वेट कर रही हो। ओयंग कहती है, आप कौन? वो कहता है, मैं तुम्हारे भाई का फ्रेंड और मेरा नाम भी ओसू है। ओयंग कहती है, प्लीज क्या आप मेरे भाई का लेटर मेरे लिए पढ़ सकते हैं? वो कहता है, क्यों, क्या तुम देख नहीं सकती? वो कहती है, हाँ। ओसू कहता है, एक्चुअली अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, एंड वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है, एक्चुअली मेरे डैड की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है और मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई एक आखिरी बार उनसे मिल ले। वो ओयंग को बाहर लेकर आता है एंड लेटर पढ़ने लगता है। मेरी बहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना इटालियन रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। ओसू हंसते हुए कहता है, ये लड़का हर बात में झूठ बोलता है, काहे का रेस्टोरेंट? अपने भाई का लेटर सुनकर ओयंग काफी इमोशनल हो जाती है, तो ओसू उसे आंसू पोंछने के लिए अपनी हैंकी देता है। वो लेटर पढ़ ही रहा था कि तभी जिनसंग उसे कॉल करके बताता है कि सोरा ने प्रेसिडेंट किम के पैसे लेकर आपको फंसा दिया है, इसलिए पुलिस आपको ढूंढ रही है, जहां हो जल्दी से भाग लो, क्योंकि अगर पकड़े गए तो मारे जाओगे। सामने पुलिस को देखकर ओसू ओयंग को लेकर साइड में छिप जाता है। ओसू जब ओयंग को पकड़े हुए था तो उसे उसके चेस्ट पर एक छोटा सा निशान दिखता है, कंप्लीटली नहीं बल्कि धुंधला धुंधला। ओसू उसे लेटर वापस देते हुए कहता है, तुम्हारा भाई यहाँ बहुत जल्द ही आने वाला है, और लास्ट लाइन में उसने लिखा है कि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। आफ्टर दैट वो पुलिस से बचकर भागने लगता है। ओयंग का रियल भाई ओसू जब उसे भागते हुए देखता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी उसे पता नहीं था कि ये सब क्या चल रहा है। बट तभी सामने से एक कार आकर उसका एक्सीडेंट कर देती है। दूसरी तरफ लॉयर जंग ओयंग को कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारे डैड की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, सो प्लीज़ जल्दी से वापस आओ। ओसू अपने दोस्त के पास वापस आने लगता है, बट तभी वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, आखिर ये साउथ कोरिया की पुलिस कैसी पुलिस है? यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो मरने की हालत में है और इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। सामने ओयंग रोते हुए टैक्सी रुकवाने की कोशिश करती है, बट उसे नहीं पता होता कि उसके 2 कदम दूर ही उसके भाई की लाश है। वेल, ये सब देखकर ओसू काफी सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे जेल में देखते हैं, जहां सोरा उससे मिलने आती है। ओसू हंसते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे मिस्टर किम के पैसों के लिए फंसाया, जबकि मैं कभी उनके ऑफिस ही नहीं गया। मगर क्यों? वो कहती है, बस 1 साल के लिए इस जेल में सड़ो। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, सड़ूंगा तो ज़रूर, मगर तुम्हारे सपने में, क्योंकि जितने पैसों का तुमने घोटाला किया है वो बस $500,000 है। मैं बहुत जल्द ही जेल से बेल होकर छूट जाऊंगा। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि घोटाला $7 मिलियन का हुआ है। घोटाला करना, इलीगल गैम्बलिंग करना और साथ ही साथ फ्रॉड करना, तुम कभी जेल से बाहर ही नहीं आ सकते। ये 1 साल तो तुम्हारी कम से कम सजा है, जिसे सुनकर ओशू कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। सोरा कहती है, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिसे सुनकर मेरे सिंगल व्यूअर्स वॉज लाइक, अगर इसे प्यार कहते हैं तो हम सिंगल ही ठीक हैं।
वो कहती है, मैं 1 साल के लिए शूट करने यूएस जा रही हूँ, तब तक तुम यहाँ रहो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर यूएस चली गई तो तुम मुझे छोड़ दोगे और क्या पता तुम्हें मेरी जगह कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। 1 साल बाद जब तुम जेल से बाहर निकलना तो स्विट्ज़रलैंड आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूँगी। मैंने पैसे सेव करके रख दिए हैं। मिस्टर किम को अभी भी ये लगता है कि उनके सारे पैसे तुम्हारे पास हैं और अगर तुम यहाँ रहे तो वो तुमसे पैसे लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें मार भी डालेंगे। सो प्लीज़ स्विट्ज़रलैंड में मेरा वेट करना, हम दोनों वहाँ साथ में रहेंगे। जिसे सुनकर ओसू काफ़ी गुस्से में कहता है, रे पागल औरत, इसे तो प्यार कहती है। दिस इज वॉट यू कॉल लव। ओसू कहता है, भाड़ में जाओ, मैं मिस्टर किम के हाथों मरना पसंद करूंगा, बट तुम्हारे पास वापस आना नहीं। आई एम डन विद यू, लेट्स ब्रेक अप। दूसरी तरफ हम ओयंग एंड उसकी फैमिली को उसके डैड के फ्यूनरल में देखते हैं, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ओसू को जेल से बाहर देखते हैं, जहां जिनसंग उसे बता रहा था कि तुम्हारे पैसे, तुम्हारा घर, तुम्हारी कार, मिस्टर किम ने सब कुछ ले लिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उससे लड़ने उसके क्लब पहुंच गया। उसके गुंडों ने मेरा हाथ तोड़ दिया। अगले दिन मैं प्लास्टर लगा के गया, उन्होंने मेरे टांग तोड़ दी। मैं फिर भी गया, अगले दिन मैं फिर भी गया तो उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि मैं उसके साथ काम करने लग जाऊं। बट मैं पाक जिन संग एक कुत्ता हूँ, हो सॉरी कुत्ता नहीं, वफादार हूँ कुत्ते की तरह। मैंने भी उसे मना कर दिया और उसके मुंह में थूक कर वापस आ गया, जिस वजह से उसने मुझे एक पंच मारा और मेरे 2 दांत टूट गए। सामने के जो ये 2 दिख रहे हैं ना, नकली हैं। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वाज लाइक, दोस्त हो तो ऐसा। वो पूछता है, तो तुमने ओसू की अस्थियां यहाँ बहाई हैं? जिनसन कहता है, हाँ, क्योंकि उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। और तुझे पता है क्या, वो गधा मरते मरते भी झूठ बोल रहा था। उसने कहा कि अगर हम दोनों कभी किसी प्रॉब्लम में हो तो पीएल कंपनी जाकर बस उसका नाम ले लें, वो हमारी हेल्प कर देंगे। और अब क्योंकि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो कुछ दिनों तक हमें ओसू के घर में ही रहना होगा। रात में मूचुल, जो कि एक गैंगस्टर है, ओसू के पास आकर कहता है, आखिर तुम मिस्टर किम के $8 मिलियन पैसे वापस कब करने वाले हो? 7 मिलियन जो तुमने घोटाला किया है और 1 मिलियन हमारा इंटरेस्ट। वो कहता है, 8 मिलियन और तुम्हें मजाक लग रहा है? मैंने इतना पैसा आज तक नहीं देखा। वो कहता है, मैंने भी, पर तुमसे मिलने के बाद देख लूँगा। ओसू कहता है, अच्छा, और अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूँ तो तुम क्या कर लोगे? वो कहता है, ये तो तुम्हें भी पता है, मैं तुम्हें पूरे 100 दिन देता हूँ। आज से ठीक 100वें दिन मुझे मिस्टर किम के सारे पैसे वापस चाहिए। ओसू जैसे ही पीछे घूमता है तो वो उसके पेट में चाकू घुसा देता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं इसे 10 सेंटीमीटर राइट मारूंगा। मैंने तुमसे प्यार से बात क्या कर ली, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें अभी भी अपना फ्रेंड मानता हूँ। एंड चाकू को और भी ज़्यादा अंदर घुसाते हुए कहता है, जस्ट गो टू हॉस्पिटल, जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। बट उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेक्रेटरी वैंग ओयंग से कहती हैं, आखिर तुम म्योंगहो से शादी कब करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारी इंगेजमेंट को ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। वो कहती है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरे डैड की पसंद है, मेरी नहीं। वहीं ओसू हॉस्पिटल से भागकर फिर से उन गुंडों से लड़ने पहुंच जाता है, बट अब क्योंकि वो लोग काफ़ी सारे थे और ओसू का एक फ्रेंड ही उसे धोखा दे देता है, तो वो सभी मिलकर उसे काफ़ी ज़्यादा मारकर उसी हालत में रोड के किनारे फेंक कर चले जाते हैं। वो काफ़ी हिम्मत करके ओसू के घर जाता है, क्योंकि अभी उसके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। पीछे से लॉयर जंग आकर कहते हैं कि क्या ये ओसू का घर है? वो कहता है, हाँ, ओसू मैं ही हूँ। वो कहते हैं, मैं लॉयर जंग, तुम काफ़ी बदल गए हो और तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी डैड की कंपनी पीएल ग्रुप का लॉयर हूँ। क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारे डैड का फ्रेंड हूँ और तुम्हें फिशिंग के लिए ले जाया करता था? ओसू पीएल ग्रुप का कार्ड देखकर शॉक्ड हो जाता है
और उसे याद आता है कि उसका फ्रेंड ओसू अभी तक जो भी कह रहा था वो सच है। इसका मतलब वो सच में पीएल ग्रुप का इकलौता वारिस है। तभी उसे याद आता है कि अभी उसे मिस्टर किम को भी $8 मिलियन वापस करना है। इसलिए वो ओसू की एक्टिंग करते हुए कहता है, हाँ मैं आपको पहचान गया, आप काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। जिसे सुनकर लॉयन जंग खुश हो जाते हैं। तभी पीछे से जिनसंग आता है, बट इससे पहले कि वो लॉयर जंग को कुछ भी बता पाता, ओसू उसका मुंह बंद करके वहाँ से ले जाता है। रूम के बाहर से लॉयर जंग कहते हैं, अगर तुम न्यूज़ सुनते होगे तो तुम्हें पता ही होगा कि 1 साल पहले तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है। तुम्हारी इकलौती बहन ओयंग तुम्हारा वेट कर रही है, सो प्लीज उसके लिए वापस आ जाओ। ओसू चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना आपसे, आप अभी यहाँ से जाइए, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। उनके जाने के बाद ओसू रियल ओसू का सारा सामान चेक करने लगता है एंड जिनसंग को भी बता देता है कि हमारा फ्रेंड ओसू सच में पीएल ग्रुप का इकलौता बेटा था। जिनसंग कहता है, मगर ओसू तो मर चुका है, क्या तुमने उन्हें बता दिया? वो कहता है, नहीं, मैंने ओसू बनने का नाटक किया। जिसे सुनकर वो भी शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनसंग काफी गुस्से में ओसू से कहता है, तुझे पता है क्या, ये साइको कह रही है कि वो जाकर पीएल ग्रुप में सभी को बता देगी कि तुम असली ओसू नहीं हो, और जब मोचुल तुम्हें अपने हाथों से मार डालेगा तो ये तुम्हारी कब्र में फूल चढ़ाने आएगी। ही सुन ओसू से कहती है, तुम जीना चाहते हो, क्या तुम्हें मरने से इतना ज्यादा डर लगता है? तो फिर मेरी बहन का क्या, तुम मर क्यों नहीं जाते, क्योंकि तुम्हारे पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं है। वो कहता है, क्या जीने के लिए किसी वजह का होना जरूरी है? अगर ऐसे जीना शर्मनाक है तो हाँ, मैं अभी शर्मिंदा हूँ। और क्या जिसके पास वजह नहीं तो उसे मर जाना चाहिए? मैं इसलिए जीता हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी बहन ने मेरी जगह मोचुल को चूज किया होता तो क्या आज वो जिंदा होती? दूसरी तरफ लॉयर जंग ओयंग से कहते हैं, तुम ये जानकर खुश नहीं हुई कि मैंने तुम्हारे भाई को ढूंढ लिया? मुझे लगा कि तुम खुश होगी। वो कहती है, अब मुझे सू की जरूरत नहीं है, मेरे पास सेक्रेटरी वैंग है, जिसकी वजह से मेरे डैड ने मेरी मॉम और मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। ये 24 घंटे मेरे साथ रहती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनके साथ होने से मुझे घुटन महसूस होती है। इससे हमें पता चलता है कि ओयंग सेक्रेटरी वैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मगर क्यों, ये तो आपको आगे ड्रामा में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ ओसू, जिनसंग एंड ही सुन तीनों मिलकर रियल ओसू के बारे में छानबीन करके सब कुछ पता करवा लेते हैं, क्योंकि अगर उसका भाई बनकर उसके घर जाना है तो उन लोगों को ओसू के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, वरना जाते ही पकड़ जाएंगे। जिनसंग कहता है, आखिर तूने अपना मन कैसे बदल लिया, क्योंकि अभी तो कह रही थी कि तू पीएल ग्रुप जाकर सबको बता देगी कि तू सू उसका असली भाई नहीं है। वो कहती है, क्योंकि मैं पैसों की वजह से किसी को मरते हुए नहीं देख सकती, और रही बात मेरे बदले की तो वो तो मैं कभी भी ले सकती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करती हो, और अगर करती भी होगी तो मैं तुम्हें उसे कभी पाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। इसका मतलब जिनसंग हीसुन को पसंद करता है। वो सभी जब पीएल कंपनी देखने जाते हैं तो पार्किंग में कार की वजह से उनकी म्यूंगो से फाइट होने ही वाली थी, बट ओसू हर जगह सीसीटीवी कैमरा देखकर म्यूंगो को सॉरी बोलता है एंड जिनसंग को भी फाइट करने से मना करता है। जिसे सुनकर जिनसंग वाज लाइक, मेरे भाई ने कह दिया इसीलिए आज तू बच गया, वरना आज मैं बताता तुझे। दूसरी तरफ ओयंग उस टाइम को याद कर रही थी जब उसकी मॉम और भाई उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। दूसरी तरफ ओसू ने जिनसंग के लिए फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक आईडी कार्ड और एक इटालियन रेस्टोरेंट का फेक डॉक्यूमेंट भी बनवा लिया था, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जिनसंग कहता है, ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सू के हाथ में जलने का निशान था, और इस बारे में पक्का उसकी बहन को भी पता होगा, क्योंकि उसके हाथ में वो निशान बचपन से ही था। नेक्स्ट सीन में फाइनली ओसू नकली भाई बनकर ओयंग के घर जाता है। घर देखकर बेचारा जिनसंग वाज लाइक, ओह गॉड, ये घर है या महल? यहाँ की तो बाथरूम भी मेरे रूम से बड़ी होगी, मेरे रूम से क्या, मेरे पूरे घर से बड़ी होगी। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को अंदर देखते हैं, जहां ओसू आते ही सेक्रेटरी वैंग की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे भी पता है कि सेक्रेटरी वैंग को ना तो उसका भाई पसंद करता है और ना ही ओयंग।
म्यूंगहो भी जब उनसे मिलने आता है तो यहाँ जिनसंग का रिएक्शन देखने लायक था। बेचारा जिनसंग वॉज लाइक, ओ तेरी, ये कहाँ से आ गया, अब तो गए हम। क्या कल मेरा मुंह चलाना जरूरी था। ओसू भी पहले तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, बट देन कहता है, हेलो, मैं ओयंग का छोटा बड़ा भाई, नाइस टू मीट यू। ओह, मैं तो आपसे कल भी मिला था ना कंपनी में। एक्चुअली मैं जब भी अपने डैड को मिस करता था तो हमेशा कंपनी जाता था। म्यूंगो कहता है, हाँ याद आ गया, हम पार्किंग लॉट में मिले थे। वैसे मरने से पहले चेयरमैन ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे के हाथ में चलने का निशान था, तो प्लीज क्या मैं उसे देख सकता हूँ। सू कहता है, मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं, और जब तुम लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी गलती से जिंगसंग उसके ऊपर पानी गिरा देता है, और जैसे ही ओसू अपने कपड़े निकालता है तो सभी को उसके हाथ का निशान दिख जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ओशू ने ये निशान बनाने के लिए अपने हाथ में गर्म पानी गिरा लिया था। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सभी ओसू के हाथ में निशान देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पीछे से ओयंग कहती है, जब मैं तुम्हें ढूंढने आई थी तब तो तुम नहीं आए, फिर आज क्यों आए हो? और अब क्योंकि मैं अंधी हूँ तो मैं ये देख भी नहीं सकती कि तुम मेरे भाई हो भी या नहीं। मैंने तुम्हारे फ्रेंड को बताया था कि डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, तब भी तुम नहीं आए। ओसू उसे सॉरी बोलता है तो वो कहती है, आई एम श्योर तुम यहाँ पैसों के लिए आए हो, राइट? बट मैं तुम्हें बता दूं कि डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गए हैं। मेरी बिना परमिशन के तुम्हें 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। एंड वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी वैंग भी उसके पीछे जाने लगती हैं, बट ओसू रोकते हुए कहता है, ये हम भाई बहन के बीच का मामला है। ओसू कहता है, ओयंग सुन तो, लेट्स टॉक। मुझे पता है कि तू मुझसे गुस्सा है, बट हम बात तो कर सकते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। ओयंग गुस्से में अपना हाथ पीछे करती है, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। ओयंग कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो एंड गेट लॉस्ट। म्यूंगहो अपने आदमियों को ओसू के इटालियन रेस्टोरेंट के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जो उसे कॉल करके बताते हैं कि ओसू सच में एक इटालियन रेस्टोरेंट का शेफ है, जिसे सुनकर म्यूंगहो के साथ साथ सेक्रेटरी वैंग भी शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें शक था कि ये ओयंग का असली भाई नहीं है। दूसरी तरफ मोचुल हीसुन से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ओसू को अपनी आंखों के सामने ही मरता हुआ देखो। हीसुन गुस्से में कहती है, ओसू नहीं मरने वाला, और $8 मिलियन तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पीएल ग्रुप का इकलौता बेटा है। जिसे सुनकर मोचुल भी शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो ओयंग नहीं आती। ओसू उसे बुलाने जाता है और कहता है, आखिर तुम मुझे कब तक अवॉइड करोगी? वो जब अंदर जाता है तो ओयंग को कपड़े चेंज करते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है। ओयंग कहती है, अब मैं 6 साल की बच्ची नहीं रही, आपको मेरे रूम में ऐसे नहीं आना चाहिए। ओसू वहाँ से चला जाता है तो वो स्माइल करती है। रात में सभी डिनर के लिए उसका वेट कर रहे थे, बट ओयंग तब भी नहीं आती। ओसू कहता है, इस लड़की के पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। यहाँ हम सभी उसका वेट कर रहे हैं और वो स्विमिंग पूल में है। क्या वो हमेशा ही ऐसा करती है या फिर आज कर रही है क्योंकि मैं यहाँ हूँ? म्यूंगो कहता है, वो हमेशा ऐसा नहीं करती। वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम वो ओयंग नहीं हो जिसे मैं जानता था। तुम बहुत रूड हो गई हो। क्या इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपने उस भाई को इग्नोर कर रही हो जिसे 11 साल से नहीं देखा? क्या तुम्हें पैसों का इतना घमंड है? मैं चाहूँ तो तुम पे केस करके डैड की आधी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया हूँ, और 3 महीने बाद यहाँ से चला जाऊँगा। ओयंग कहती है, व्हाट? आपको ये दिख रहा है कि मैं रूड हो गई हूँ, मगर ये नहीं कि मैं अंधी भी हो गई हूँ। बचपन में जब आप मुझे छोड़कर गए थे तब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थीं, बट आज 11 साल बाद मैं देख नहीं सकती। ये पूछने के बजाय कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या मैं ठीक भी हूँ या नहीं, आप मुझसे प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो आपको सबसे पहले मेरी चिंता होनी चाहिए। मुझसे पूछना चाहिए कि क्या मैं दर्द में हूँ या ठीक हूँ, और मुझे ऐसे देखकर आपको भी दर्द होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी बहन देख नहीं सकती।
ये सब सुनकर ओसू भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि किसी भी सगे भाई को सबसे पहले चिंता उसकी बहन की होगी, ना कि पैसों की। ओयन कहती है, 11 साल बाद मुझे अंधा देखने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड रोते हुए वहां से चली जाती है। मॉर्निंग में ओयंग एक अंधे बच्चे को समझा रही थी कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो तुम्हें लोगों की हेल्प और अपने दोस्तों की हेल्प ले लेनी चाहिए, जिसे दूर से ओसू भी सुन रहा था। नेक्स्ट सीन में ओयंग अपनी बेस्ट फ्रेंड मीरा के साथ मॉल जाती है। मीरा जब वॉशरूम में होती है तभी एक बच्चा आकर ओयंग से टकरा जाता है, जिस वजह से उसकी मॉम उस पर काफी गुस्सा करने लगती है। ओयंग काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी स्टिक नहीं मिल रही थी। आसपास के लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट ओयंग उनकी हेल्प लेने से मना कर देती है और गलती से जाकर पानी में गिर जाती है। दूर से ये सब ओसू भी देख रहा था, एंड देन भागते हुए उसके पास जाता है। वो ओयंग से कहता है, तुमने उस बच्चे से कहा था कि ज़रूरत में तुम्हें लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, मगर खुद को देखो, तुम किसी की भी हेल्प नहीं ले रही, तो फिर मेरा क्या तुम मेरी भी हेल्प नहीं लेना चाहती? ओयंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज चलो यहाँ से। जिसे सुनकर ओसू उठने में उसकी हेल्प करता है एंड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूर से मोचुल भी ये सब देख रहा था। वो दोनों जब रेलवे स्टेशन में होते हैं तो मोचुल मैसेज करके कहता है, मुझे पता नहीं था कि तेरी बहन इतनी अमीर है। जिसे सुनकर ओसू वॉज लाइक, एक मिनट, इसे कैसे पता कि मैं यहाँ ओयंग के साथ हूँ? कहीं ये आसपास तो नहीं? ओयंग कहती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें 1 रुपए तो क्या, घर की एक ईंट भी नहीं मिलेगी। सामने से ट्रेन आ रही है, तुम मुझे धक्का दे देना, मैं मर जाऊंगी और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर ओसू भी सोचने लगता है कि क्या मैं इसे सच में मार दूं या नहीं। ट्रेन आते ही ओयंग आगे बढ़ने लगती है, बट ओसू उसे रोक लेता है। वो मन में कहता है, एक ऐसा लड़का जो किसी भी हाल में जीना चाहता है, एक ऐसी लड़की से मिला जो मरना चाहती है। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये भी बिल्कुल मेरे जैसी है। मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जब सेक्रेटरी वैंग को पता चलता है कि मीरा ओयंग को ओसू के पास छोड़कर आई है, तो वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं। उधर ओसू कहता है, आज के बाद मैं तेरे साथ ट्रेन पे कहीं नहीं जाने वाला, सो प्लीज कहना भी मत। ओयंग कहती है, आखिर आपने मुझे धक्का क्यों नहीं दिया? मैं होती तो दे देती। वो कहता है, शट अप, मुंह बंद करो वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। और तुम्हें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम मरना चाहती हो। भले ही कितनी बार भी तुम्हारा मन मरने का क्यों ना करे, मगर तुम्हें जीना होगा। ओयंग कहती है, इसका मतलब कभी आपने भी मरने का सोचा था, मगर कब? ओसू उस समय को याद करने लगता है जब उसके आंखों के सामने ही हीसुन के बड़ी बहन की मौत हो गई थी। वो झूठ बोलते हुए कहता है, अभी, क्योंकि मेरी इकलौती बहन जो मुझसे 11 सालों के बाद मिली है मरने की बात कर रही है, तो मैं भी जिंदा रहकर क्या ही करूँगा। और तुम्हारे पास इतना लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी। जिसे सुनकर ओयंग काफ़ी इमोशनल हो जाती है। सेम नाइट ओयंग का खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, बट सेक्रेटरी वैंग उसे जबरदस्ती खाने के लिए बोलती हैं। ओसू कहता है, स्टॉप इट, अगर उसका मन नहीं है तो उसे फोर्स मत करिए। सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, तुम मेहमान हो तो मेहमान जैसे रहो। मैं ओयंग के साथ पिछले 20 सालों से हूँ और तुम सिर्फ 6 साल तक थे। ओयंग कहती है, सेक्रेटरी वैंग बिल्कुल सही कह रही हैं, वो मुझसे आपसे भी ज़्यादा क्लोज हैं और मेरी लीगल गार्जियन भी। एंड देन लॉयर जंग को कॉल करके कहती है कि अंकल, क्या मैं अपना लीगल गार्जियन चेंज कर सकती हूँ? वो कहते हैं, हाँ अगर तुम चाहो तो। जिसे सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ओयंग सेक्रेटरी वैंग से कहती है, आप सिर्फ मेरी लीगल गार्जियन हैं, आई मीन एक एम्प्लॉई जिसे मैं जब चाहूँ फायर कर सकती हूँ। बट डोंट वरी, आपको मैं पसंद करती हूँ। आप मेरे भाई के साथ ऐसा इसलिए कर रही हैं ना? वो कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। वो कहती है, आपको और मेरी चिंता, प्लीज मुंह बंद कर लीजिए। ये सब देखकर ओसू जिनसंग से कहता है, ओयंग इस घर में किसी पे भरोसा नहीं करती, तो मेरे लिए उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान होगा। सू जब यंग से मिलने रूम जाता है तो यंग को वही निशान याद आता है। वो कहती है,
1 साल पहले मैं जिस लड़के से मिली थी वो आप थे ना। जिसे सुनकर सू भी शॉक्ड हो जाता है। बट देन कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या, या फिर मेरी छोटी बहन को उससे प्यार हो गया है। ओयन कहती है, लोगों को ये लगता है कि अंधों को कुछ पता नहीं होता। भले ही हमारे पास आंखें नहीं हैं बट कान हैं। तुम्हारी हर बातों से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हारी दांतों को चबाने की आदत है क्योंकि तुम बहुत सोचते हो। तुम सोच समझकर उन्हीं वर्ड्स को बोलते हो जो मुझे पसंद आए या फिर जिनसे मैं खुश हो जाऊं। ये सुनकर शू शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो सब कुछ सच कह रही थी। वो कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा हर एक शब्द तुम्हें पसंद आए। वो जानबूझकर अपना हाथ ओयन के ऊपर रखता है ताकि वो उस निशान को छूकर महसूस कर सके, जिससे उसे भी कंफर्म हो जाए कि सू सच में उसका भाई ही है। सू कहता है, तुम मुझ पे शक करना चाहती हो तो कर सकती हो, बट प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ ताकि तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो, क्योंकि इस घर में तुम किसी पे भी भरोसा नहीं करती। ओयन कहती है, मुझे इस घटिया नेकलेस की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गए थे तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम वापस आओगे तो मेरे लिए एक चीज़ ला कर दोगे। क्या तुम्हें वो याद भी है या नहीं? मेरे फियांसे को तुम पे शक है कि तुम नकली हो, इसलिए उसने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। और मुझे भी लगता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। बट कोई बात नहीं, तुम मुझे वो चीज़ ला कर दो, मैं तुम पे भरोसा कर लूँगी। क्योंकि बचपन में मैं जब भी रोया करती थी तो तुम मुझे उसी से चुप कराया करते थे। जिसे सुनकर बेचारा ओसू वॉज लाइक, साला ये ज़िंदगी से दुख का नहीं ख़त्म होता बे। एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो दूसरी तैयार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एक वर्कर डीएनए टेस्ट के लिए ओसू का रेजर म्यूंगो को ला कर देती है तो ये सब छिपकर जिनसंग एंड ओसू भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनसंग जब डीएनए टेस्ट के लिए रियल ओसू का रेजर लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि घर के मालिक ने घर का सारा सामान कचरे में फेंकवा दिया है। और फिर क्या था, वो भागते हुए उस कचड़े वाले ट्रक के पीछे पड़ जाता है। बट तभी वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि सामने ही सुन लेटी हुई थी, जिसे देखकर जिनसंग वॉज लाइक, दैट्स माई गर्ल, इसीलिए तो पसंद है तू मुझे। तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद एट लास्ट उन्हें वो मिल ही जाता है, जिसके बाद तो वो दोनों इतना ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि ही सुन तो उसे किसी कर देती है। बट जब उसे होश आता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, तो बेचारे को एक थप्पड़ भी लगा देती है। गाइस, लोगों ने सच ही कहा है, लड़कियों को हम तो क्या भगवान भी नहीं समझ सकता। कब खुश होती हैं और कब चाटे लगा देती हैं पता ही नहीं चलता। अगले दिन जब वो सभी जॉगिंग पर जाते हैं तो रास्ते में सू को मोचुल मिलता है। वो कहता है, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? अगर बहन मर जाएगी तो सब कुछ भाई का हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे प्यार करने लगे हो या फिर तुम्हें उस पे दया आ गई? सू कहता है, दया और मुझे बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर उसे मार भी डालूंगा तो क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे? क्योंकि अगर वो अचानक से मर गई तो पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। मोचुल कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक घटिया लड़का हूँ। यहाँ तक कि हीजू के मरने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अभी भी बिल्कुल वैसे ही जी रहा हूँ जैसे पहले। वेल, हीजू का नाम सुनते ही मोचुल के मुंह की हंसी गायब हो जाती है। अब ऐसा क्यों, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ सेक्रेटरी वैंग सू के घर में ना होने का फायदा उठाकर उसके रूम में जाकर तलाशी लेने लगती हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी पीछे से सू भी आ जाता है। वो कहती है, एक्चुअली हाउसकीपर नहीं थी तो मैं लॉन्ड्री के लिए तुम्हारे कपड़े लेने आई हूँ। बट फिर भी शू को पता चल जाता है कि वो उसके रूम की तलाशी ले रही थी क्योंकि उसने एक कैमरा लगाया हुआ था। वो उनके पास जाकर कहता है कि आखिर आप मेरे रूम में क्या ढूंढ रही थी?
मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, या फिर ये या ये? आई थिंक हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए। सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, हाँ मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। जब से उसने अपने आंखों की रोशनी खोई है सब कुछ बदल गया। लोग उसे बुली नहीं करते थे क्योंकि वो एक अमीर खानदान की लड़की है, बट फिर भी किसी न किसी तरीके से उसे परेशान करते रहते थे। कभी पूरी रात के लिए उसे घर से बाहर ले जाते तो कभी ड्रिंक कराते। ओसू कहता है, बाहर जाना, दोस्तों के साथ ड्रिंक करना, इसमें बुराई ही क्या है? क्या आप ये चाहती हैं कि मेरी बहन अंधी है तो किसी सोफे की तरह घर के कोने में चुपचाप पड़ी रहे? अगर ये दुनिया उसके लिए खतरनाक है तो मैं हर समय उसके साथ रहूंगा। सो प्लीज आप अपना काम करिए और मैं अपना। घर के अंदर आप उसके साथ रहेंगी और बाहर की दुनिया में मैं उसे घर से बाहर लेकर जाऊंगा। सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, मैं तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं देती क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं। दूसरी तरफ ओयंग लॉयर जंग से कहती है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करके उसे अपना लीगल गार्जियन बनाना चाहती हूँ। बट तभी वहाँ सेक्रेटरी वैंग आकर उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं, मैंने पिछले 21 सालों से तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, बट क्या तुम मुझे अभी भी अपने डैड की मिस्ट्रेस और अपनी केयर टेकर मानती हो? तुम अभी भी कंपनी की चेयरमैन इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हारी लीगल गार्जियन हूँ। वो कहती है, मुझे पता है मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती, ना तो कंपनी की चेयरमैन बन सकती हूँ, ना ही स्टॉक्स को बेच सकती हूँ और ना ही कुछ और। लेकिन मुझे ऐसा बनाया किसने? आपने। डैड की मौत अपने आप हो गई। आपको क्या लगता है मैं इस बात पर भरोसा कर लूँगी? और मेरे आंखों की रोशनी इसलिए गई क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है मैं इस पे भी भरोसा कर लूँगी? वो रोते हुए जाने के लिए जैसे ही गेट ओपन करती है तो सामने सू होता है। वो काफ़ी गुस्से में कहता है, ओयंग को ब्रेन ट्यूमर है। पार्ट 3 की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जहां हम छोटी ओयंग को देखते हैं जो सेक्रेटरी वैंग से कहती है, आंट पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया, आज सुबह जब मैंने अपनी आंख खोली तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सब याद करते हुए सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, जिस दिन ओयंग ने मुझे सेक्रेटरी वैंग नहीं बल्कि आंट कहा था और अपने नन्हे हाथों से मुझे पकड़ा था तो उसी दिन मैं उसकी माँ बन गई थी, ना कि केयर टेकर। सो प्लीज़ आप ओयंग को उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके भाई के नाम मत करने दीजिएगा। जिस दिन मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ओसू सच में यहाँ अपनी बहन के लिए आया है, ना कि पैसों के लिए, तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरी तरफ ओयंग सू से कहती है, मरने के बाद मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एक शर्त है कि मुझे तुम मारोगे। वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम अभी भी मुझ पर शक कर रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, पर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं पैसों के लिए आया हूँ। यंग कहती है, हाँ बिल्कुल। सू कहता है, बकवास बंद करो और चुपचाप आज का पूरा दिन मेरे साथ बिताओ, आई एम श्योर तुम्हें मज़ा आएगा। एंड देन खुद से कहता है, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर था, अगर वो फिर से वापस आ गया तो? वेल गाइस, जिन लोगों को भी ब्रेन ट्यूमर होता है उनकी बीमारी ठीक होने के बाद फिर से कभी भी वापस आ सकती है। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों स्ट्रीट म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे तो ओयंग काफ़ी ज़्यादा डरी होती है क्योंकि लोग उसे धक्का दे रहे थे। सू कहता है, तुम मरना चाहती हो और फिर भी इतनी डरी हुई हो, बट कोई बात नहीं, आई विल प्रोटेक्ट यू। मैं तुम्हें पीछे से प्रोटेक्ट करूँगा और तुम अच्छे से म्यूजिक एंजॉय करना। बट ओयंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरी होती है तो वो कहता है, अब डरना बंद भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, रिलैक्स होकर गाना एंजॉय करो। जिसके बाद वो दोनों पूरा दिन साथ में काफ़ी एंजॉय करते हैं। ओयंग बैलून्स मार मार कर सू को पूरा भिगा देती है तो वो कहता है, आज मुझे पता चल गया, बहना तू देख सकती है। पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए जब ओयंग उसका पानी पोंछने लगती है तो सू उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। दूसरी तरफ ही सुन हॉस्पिटल जाकर मोचुल के डीएनए रिपोर्ट को रियल वाले ओसू के डीएनए रिपोर्ट से बदल देती है। रात में ओयंग जब कहीं जा रही थी तो सू भी उसका पीछा करता है।
काफी देर तक वो बाहर ही उसका वेट करता है और जब ओयंग वहां से चली जाती है तो वो चुपके से अंदर जाता है। ये एक ऐसा रूम है जहां ओयंग ने अपनी पुरानी सभी मेमोरीज को संभाल कर रखा है, जहां वो अपने भाई और अपनी मॉम के साथ बहुत ही खुश थी। वहां काफी सारी कैमरा रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी होती हैं, क्योंकि ओयंग के साथ पूरे दिन में जो कुछ भी होता था वो रात को यहाँ आकर रिकॉर्ड कर लेती थी। यहाँ सू उनके बचपन की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स देखता है, जहां दोनों भाई बहन अपनी मॉम के साथ बहुत ही हैप्पी थे। दूसरी तरफ ओयंग को याद आता है कि वो अपनी बेल जो कि उसने सू के साथ आज गेम में जीती थी उसे वहीं भूल आई है, तो वो उसे लेने वापस जाती है, जहां वो रूम का लॉक खुला देखकर थोड़ा शॉक्ड होती है। दूसरी तरफ जब सू को पता चलता है कि ओयंग फिर से आई है तो वो जाकर पीछे छिप जाता है। बट एज यू नो कि अंधों की आंखें तो नहीं बट बाकी सेंसेस काफी अच्छे से काम करते हैं। उसे महसूस हो जाता है कि इस रूम में उसके अलावा कोई और भी है। वो कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा इस रूम में कौन है? सू बाहर निकलकर उसे बताने ही वाला था, बट तभी सामने से कैट आ जाती है तो यंग को लगता है कि शायद यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि बिल्ली है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर सू के जान में जान आती है। दूसरी तरफ जब म्यूंगहो को पता चलता है कि सू का डीएनए ओयंग से मैच हो गया है, इसका मतलब वो दोनों सच में भाई बहन हैं, तो ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अभी भी शक था कि सू उसका सगा भाई नहीं है। ओयंग जाते हुए रूम का डोर लॉक कर देती है, तो बेचारा सू पूरी रात के लिए वहीं बंद हो जाता है। और अब क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था तो वो रात भर ओयंग की रिकॉर्डिंग सुनता है। ओयंग कहती है, मम्मी सेक्रेटरी वैंग झूठी हैं, वो बहुत ही गंदी हैं। जब हम जापान में थे तो वो मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गई और वापस आकर डैड से झूठ कहा कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। और जब इस बारे में मैंने डैड को बताया तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि अब मैं देख नहीं सकती, बट मैं हल्का हल्का देख सकती हूँ। मैंने सेक्रेटरी वैंग और डैड से झूठ कहा कि मैं नहीं देख पा रही, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेक्रेटरी वैंग मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं गई और सभी से झूठ बोलती रही कि हम हॉस्पिटल में ही थे। सो प्लीज़ मॉम वापस आ जाइए, इससे पहले कि मुझे दिखाई देना पूरी तरह से बंद हो जाए। प्लीज़ भाई को लेकर वापस आ जाइए। ये सब देखकर सू को भी उसके लिए काफी बुरा लगता है। सू हीसुन को कॉल करता है तो वो वहां आकर लॉक खोल देती है। हीसुन कहती है, जिंगसंग ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करने लगे, और अगर करते हो तो करना भी मत, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ तुम पे है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू कहता है, अरे छोटी बहना बाहर आ, देख मैंने ये बेल तेरे विंडो पे लगा दी है और जब भी हवा चलेगी ना तो बहुत ही प्यारी आवाज़ करेगी। दूसरी तरफ ओयंग वॉशरूम में थी और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। सो उसके पास जाकर कहता है, तो ठीक तो है ना? मुझे लगा कि कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि तू काफ़ी देर से कुछ बोल नहीं रही थी। ओयंग कहती है, जस्ट गेट लॉस्ट। वो कहता है, तुम बीमार लग रही हो। वो कहती है, क्या आपको सच में मेरी चिंता हो रही है या फिर आप यही मना रहे हो कि मुझे कुछ हो जाए? जब मेरी आंखें सच में दर्द कर रही थी, मैं ब्रेन ट्यूमर से सफ़र कर रही थी, तब तो आप मेरे पास नहीं आए, और जब आज मैं जाने के लिए कह रही हूँ तो मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं? वो बेल बजाते हुए कहता है, मैं यहाँ सिर्फ इसके लिए आया था। हमारे पास साथ में रहने के लिए सिर्फ 2 महीने हैं, बट मेरे जाने के बाद भी ये बेल हमेशा बजती रहेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बाहर वो हीसुन को देखकर शॉक हो जाता है, जो कि फ्लावर्स लेकर आई थी। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हीसुन ओयंग से चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम भी हमारे साथ प्लांट्स लगाना चाहती हो? एंड देन सू से कहती है, एक्चुअली मैं ओयंग से दोस्ती करना चाहती हूँ। सू जब प्लांट्स लगा रहा था तभी वहाँ ओयंग भी आ जाती है। वो कहता है, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए प्लीज़ कुछ बोलना मत। और हाँ, ये प्लेस मॉम की है, मतलब मेरी भी, सिर्फ तुम्हारी नहीं, क्योंकि यहाँ से हम तीनों की काफ़ी सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ओयंग कहती है, मैं भी अंदर आना चाहती हूँ।
रास्ते में वो किसी चीज से टकराकर गिरने ही वाली थी, बट सू उसे पकड़ लेता है और कहता है जब कभी प्रॉब्लम में हो तो तुम्हें लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए, कहो हेल्प मी। वो कहती है हेल्प मी। सू स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, एंड देन उसे उठाकर साइड में बिठा देता है। दूर से ये सब वो दोनों भी देख रहे थे। जिंगसन कहता है ओए साइको, क्या तू जेलस हो रही है? बट भूलना मत तू सिर्फ मेरे लिए बनी है। ओयंग कहती है मुझे पता था जब तुम वापस आओगे तो इस प्लेस का काफी अच्छे से ध्यान रखोगे। वो कहता है तुम नहीं भाई बोलो, कॉल मी ब्रदर, और कोरियन में उप्पा। ओयंग एक फूल को टच करते हुए कहती है ये तो लैम्प सीयर है जिसे लेकर बचपन में मॉम मुझे चिढ़ाया करती थी। आपको ये अभी तक कैसे याद है? जिसे सुनकर सू हीसुन की ओर देखता है तो वो उसे उसी प्लांट की फोटो दिखाती है। एक्चुअली कल रात जब हीसुन लॉक ओपन करने आई थी तो उसे ये फोटो वहीं मिली थी और वो समझ गई थी कि हो ना हो ये प्लांट ओयंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सू कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ। अपने दोस्तों के कहने पर सू बातों ही बातों में उस चीज के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है जिसे ओयंग ने कहा था कि तुम मुझे वो चीज ला कर दो और मैं तुम पे भरोसा कर लूंगी। बट यहाँ अभी उसे पता नहीं चलता कि आखिर वो चीज है क्या। जिसके बाद वो दोनों साथ में प्लांट्स लगाते हुए काफी इंजॉय करते हैं। सू कहता है अरे यार मेरे में पानी क्यों नहीं आ रहा? जिनसन कहता है शायद तुम्हारा खराब होगा। सू जैसे ही उसे देखने लगता है तो ही सुन पाइप में से अपना पैर हटा देती है जिस वजह से सू भीग जाता है। और फिर क्या था जिसके बाद वो चारों मिलकर साथ में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। सेक्रेटरी वैंग भी ओयंग को इतना खुश देखकर हैप्पी हो जाती हैं। हीसुन जब देखती है कि सू बस ओयंग की ही केयर कर रहा है और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा तो वो साइड में जाकर कहती है लगता है यहाँ कोई रूम है। जिसे सुनकर ओसू वॉज लाइक बस कर पगली मरवाएगी क्या? उसे नहीं पता कि कल रात हम उसके रूम गए थे। सू कहता है तो ये कैसी बातें कर रही है, ये तो बस दीवार है। वो कहती है अच्छा बस दीवार। वैसे मेरा नाम हीसुन है, मैं 23 इयर्स की हूँ, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? वो दोनों उसे चुप कराने की काफी कोशिश करते हैं बट लड़कियों को कोई चुप करा सके ऐसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। ओयंग कहती है तुम बहुत ही फनी लड़की लग रही हो, क्या मेरा भाई तुम्हारी बहन को डेट कर रहा था? सू कहता है यंग चलो यहाँ से, तुम्हें ठंड लग जाएगी। पीछे से वो कहती है मेरी बहन मर चुकी है और जब उसकी मौत हुई थी तो तुम्हारा भाई पागलों की तरह रोया था। वैसे क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दोगी? चलो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। ओयंग कहती है ठीक है। और बेचारा जिनसंग वॉज लाइक ए मेरे दिल, तुझे इस साइको के प्यार में ही पड़ना था, बचा ले भगवान हमें इससे। दूसरी तरफ हम जिनसोरा को सेक्रेटरी वैंग के पास देखते हैं क्योंकि वो अब उनके कंपनी की न्यू मॉडल है। तभी मोचुल उसे ओसू की फोटो भेजते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा ओसू अभी कहाँ है, क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? रात में ओयंग लॉयर जंग से कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक नई बिल बनाएं जिसमें मेरे मरने के बाद आधी प्रॉपर्टी मेरे भाई को मिलेगी और आधी प्रॉपर्टी कम्युनिटी सेंटर को। वो कहते हैं ऐसा क्यों? तुम तो सू पर भरोसा भी नहीं करती कि वो तुम्हारा भाई है भी या नहीं, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? ओयंग कहती है नहीं। वैसे आपने अपनी फीलिंग्स के बारे में सेक्रेटरी वैंग को क्यों नहीं बताया? मुझे पता है आप उन्हें पसंद करते हैं। जिसे सुनकर लॉयर जंग वॉज लाइक व्हाट, मैं उसे क्यों पसंद करूंगा? वैसे इस बारे में तुमने उसे बताया तो नहीं ना? ओयंग हंसते हुए कहती है नहीं। मीरा सू से कहती है उप्पा कल हमें पार्टी में जाना है बट ओयंग जाने से मना कर रही है और अगर वो नहीं गई तो फिर मैं भी नहीं जा पाऊंगी। प्लीज क्या आप मेरे लिए उससे बात करोगे, उसे मनाओगे? वो कहता है ठीक है मैं बात करूंगा। सू जब ग्रीन हाउस आता है तो सेक्रेटरी वैंग वहाँ पहले से ही बैठी होती हैं। वो कहती हैं ये प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत हैं, अगर यंग इन्हें देख पाती तो बहुत ही खुश होती। सू कहता है क्या ओयंग की आंखों का सच में कोई इलाज नहीं था? वो कहती है नहीं, अगर कोई इलाज होता तो मैं कब का करा देती। वो कहता है आपने ओयंग की बीमारी के बारे में क्यों मेरी मॉम को कुछ नहीं बताया? वो कहती हैं
मैंने बताया था। सू कहता है, अच्छा तो आप ये कहना चाहती हैं कि ये जानने के बाद भी कि उनकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है, उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। वो कहती हैं, जब वो वापस आती तो मैं उसे इस बारे में बताने वाली थी। मैंने उसे कॉल करके बताया था कि यंग बीमार है, सो प्लीज़ वापस आ जाओ। बट उसने ये कहकर कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ मेरा फ़ोन काट दिया। शायद उसे ये पसंद नहीं आया कि मैंने उसे कॉल किया था। सू कहता है, अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि आपके डाइवोर्स के बाद आपके हस्बैंड की मिस्ट्रेस आपको कॉल करे तो कैसा लगेगा। वो कहती हैं, मैंने मिस्ट्रेस नहीं बल्कि ओयन की केयर टेकर बन के कॉल किया था। मैं एक ऐसी औरत थी जिसे तुम्हारे डैड कुछ रीजंस की वजह से बस एक रात के लिए चाहते थे। डाइवोर्स के बाद उन्होंने ओयन को अपने पास इसलिए रख लिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद तुम्हारी मॉम अपनी बेटी के लिए वापस आ जाएगी। तुम्हारे डैड चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मॉम से ही प्यार करते थे। इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी मॉम ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बट वो तुम्हारे डैड और ओयंग दोनों को अकेला छोड़कर चली गईं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे नफरत करती थी। तब से लेकर आज तक मैं ओयंग की मॉम की तरह जी रही हूँ। मैंने उसे बड़ा किया है, भले ही तुम दोनों नहीं मानते, बट मैं। सू उन्हें रोकते हुए कहता है, नहीं आप नहीं हैं, आप हमारी मॉम नहीं हैं। सो प्लीज़ अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। मैं आपको ओयंग की केयर टेकर या फिर लीगल गार्जियन की तरह एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट मॉम की तरह बिल्कुल नहीं। जिसे सुनकर सेक्रेटरी वैंग गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। मॉर्निंग में शू पार्टी में जाने के लिए ओयंग के साथ शॉपिंग करने जाता है। ड्रेस ट्राई करते हुए सू कहता है, अगर तुम देख पाती तो पक्का मुझसे यही कहती, ओ माय गॉड ब्रदर कितने हैंडसम हैं आप। यहाँ ये दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। सू कहता है, एक्चुअली मैंने कपड़े अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए खरीदे हैं। यंग मना कर देती है। वो कहती है, मेरे पास ऑलरेडी घर में बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए। बट सू उसे ड्रेसेस ट्राई करने के लिए मना ही लेता है। वो जब रेडी हो रही थी तो सू उसे बहुत ही प्यार से देखता है, और जब वो तैयार होकर वापस आती है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है। वो कहता है, तुम बहुत ही प्रिटी दिख रही हो। जब तुम्हारी शादी होगी तो डैड की जगह तुम्हें ग्रूम तक मैं पहुंचाऊंगा। दोनों जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में ओयंग कार से उतर जाती है और कहती है, मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती। वो कहती है, मगर क्यों? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा फर्स्ट लव तुम्हें इस हाल में देखे, या फिर तुम्हारे दोस्त तुम पर दया दिखाएं? तुम कब तक ऐसे अकेले जियोगी और लोगों को अवॉइड करती रहोगी? वो कहती है, आप जानते ही क्या हैं, वो लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, मुझ पर हंसते हैं। सू कहता है, तो फिर उनका सामना करो ताकि वो तुम्हारे पीठ पीछे बातें करना बंद कर दें। वो ओयंग के आंसू पोंछते हुए कहता है, मुझे पता है अकेले जीने में कैसा महसूस होता है, सो प्लीज़ बंद करो। हम 5 मिनट में यहाँ से चलने वाले हैं, क्योंकि लेट होना अच्छी बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को पार्टी में देखते हैं, जहां ओयंग की फ्रेंड्स उससे मिलकर बहुत हैप्पी होती हैं। ये है हमारे ओयंग का फर्स्ट लव, जिसकी अब शादी हो चुकी है। वो कहता है, मेरी वाइफ का नाम हान्युल है। मैं तुम्हें याद करते हुए एक कम्युनिटी सेंटर में काम कर रहा था और मैं उससे वहीं मिला। ओयंग पूछती है, क्या वो अच्छी है? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है और उसने भी तुम्हारी तरह कई लड़कों का दिल तोड़ा है। ओयन कहती है, व्हाट? बट मैंने तो कभी किसी लड़के का दिल नहीं तोड़ा। वो कहता है, तोड़ा तो है मेरा। तुम मुझे हर टाइम इग्नोर करती थी जबकि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ओयन की फ्रेंड्स भी उसके पास आकर पुरानी बातों के लिए उससे माफ़ी मांगती हैं। सू उसके पास आकर कहता है, अच्छा तो वो लड़का है तुम्हारा फर्स्ट लव, क्या वो तुम्हें अभी भी पसंद करता है? ओयन कहती है, हाँ। वो कहता है, देखो लड़के जो भी बोलते हैं ना, सब पे भरोसा मत कर लिया करो, लड़के अच्छे नहीं होते। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, अच्छा जैसे तो आप लड़के ही नहीं हो। सभी फ्रेंड्स जब साथ में मिलकर मस्ती कर रहे थे तो सू ओयन को सामने की एक एक बात एक्सप्लेन करता है ताकि वो भी इंजॉय कर सके। ओयन पूछती है, क्या हो रहा है? सू कहता है, तुम्हारी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड मीरा के बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया।
और किस करने जा रहा था तो वो दूर भागने लगी, बट उसने उसे ऐसे पकड़ा एंड देन किस किया। ओयंग को अपने इतना पास देखकर सू को कुछ कुछ होने लगता है, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तभी अचानक से यंग को अजीब सा फील होने लगता है तो वो भागते हुए वॉशरूम जाती है। सू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वो कहती है नहीं, मैं चली जाऊंगी। वॉशरूम पहुंचते ही ओयंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। म्यूंगहो भी उसी पार्टी में आता है और सू से कहता है प्लीज मुझे यंग से शादी करने की परमिशन दे दो। तुम्हारे डैड आई मीन चेयरमैन ने तो ऑलरेडी परमिशन दे दी थी, अब तुम ही दे दो। सू कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें परमिशन देने के लायक हूँ। वो कहता है ठीक है, फिर मैं इसे आपकी तरफ से हाँ मानूंगा। प्लीज क्या तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं ओयंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और अगर आप नहीं गए तो उसके भाई के सामने मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, आई मीन अजीब। सू जब वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में कॉटन कैंडी की शॉप दिखती है। उसे याद आता है कि उसने यहाँ की फोटो ओयंग के सीक्रेट रूम में भी देखी थी। एंड फाइनली सू समझ जाता है कि जिस चीज़ को लाने की ओयंग अभी तक बात कर रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि कॉटन कैंडी है, क्योंकि रात भर उसकी रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसे पता चल गया था कि जब भी वो रोया करती थी तो उसका भाई उसे कॉटन कैंडी देकर चुप कराता था। सू जब कॉटन कैंडी लेने शॉप जाता है तो वो देखता है कि दुकान तो बंद है। तभी सामने उसे दो बच्चे दिखते हैं जिन्होंने कॉटन कैंडी ली हुई थी, तो वो उनके पीछे भागने लगता है। क्योंकि सभी के पेरेंट्स ने सिखाया होता है कि किसी अजनबी से बात मत करना, और अगर वो कुछ खाने को दे तो बिल्कुल ही मत लेना। इसीलिए वो दोनों बच्चे भी उससे दूर भागने लगते हैं। सू कहता है अरे रुको तो, मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूँ, मेरी बात तो सुनो। ओए कॉटन कैंडी, रुक भी जाओ। म्यूंगहो सू के पास जाकर बैठता है तो वो कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे भाई के आने के बाद तुमसे तुम्हारी पोजीशन छिन जाएगी, क्योंकि तुम अचानक मुझ पे काफ़ी ध्यान देने लगे हो। वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा सोचता था कि हमें साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओयन कहती है तुम सिर्फ सोचते थे, इंगेजमेंट के बाद हमने साथ में कभी चाय भी नहीं पी, डेट तो दूर की बात है। इससे पहले कि म्यूंगहो कुछ बोल पाता तभी वहाँ सू आ जाता है और कहता है आई थिंक ओयंग को ऐसे अकेले छोड़कर मेरा जाना ठीक नहीं होगा। ओयंग कहती है बट तुम तो चले गए थे, एंड वहाँ से जाने लगती है। म्यूंगहो भी उसके पीछे जाता है बट सू उसे रोकते हुए कहता है जस्ट वेट फॉर 2 months, बस 2 महीने के लिए रुक जाओ, मैं वैसे भी चला जाऊंगा। बाहर आकर सू उसे कॉटन कैंडी देता है, जिसे देखकर ओयंग हैप्पी हो जाती है और कहती है आपको याद था? सू कहता है बचपन में हम जिस शॉप जाया करते थे वो बंद हो चुकी है, इसे लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो कहती है ये तो बहुत छोटी बात थी, मुझे लगा आप इसे भूल गए होंगे। वैसे क्यों ना हम उस रिवर चलें जहाँ बचपन में हम मॉम के साथ जाया करते थे। थोड़ा सोचने के बाद सू को याद आता है कि जिंगसंग ने उसे बताया था कि रियल ओसू ने मरने के बाद अपनी अस्थियां इसी नदी में बहाने को कही थी। दैट्स वाई वो समझ जाता है कि ओयंग किसी और नहीं बल्कि उसी नदी की बात कर रही है। सू कहता है ठीक है चलो चलते हैं। कॉटन कैंडी खाते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूंगहो ओसू के बारे में पता लगाने उसके पुराने घर जाता है जहां अब मोचुल रह रहा है। वो कहता है क्या ये ओसू का घर है? मोचुल कहता है तुम किस ओसू की बात कर रहे हो, वो ओसू जो सबको लूटता है या फिर वो ओसू जो पीएल ग्रुप का इकलौता वारिस है? जिसे सुनकर म्यूंगहो भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ दो ओसू हैं। वहीं वो दोनों जब रिवर साइड पे होते हैं तो सू कहता है यंग ध्यान से, पानी के ज्यादा क्लोज मत जाना, बी केयरफुल। ओसू जब पानी में पत्थर फेंक रहा था तो यंग को याद आता है कि बचपन में उसका भाई भी ऐसा किया करता था। गाइस कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोगों ने पानी में ऐसा पत्थर फेंकने का ट्राई किया है। मैंने तो बचपन में बहुत किया है जब मैं गाँव जाती थी। पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए ओयंग धीरे धीरे पानी में जाने लगती है। ये जब सू देखता है तो उसे लगता है कि शायद ओयंग अपने आप को मारने जा रही है, क्योंकि इससे पहले कई बार उसने अपने आप को मारने की कोशिश की है। वो भागते हुए उसे बचाने जाता है एंड पानी से निकाल कर बाहर लाता है।
सू अभी इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो ओयंग को एक चांटा मार देता है। यंग याद करती है कि बचपन में उसके भाई ने भी उसे मारा था जब वो पानी के अंदर चली गई थी। भाई कहता है मॉम ने पानी के अंदर जाने से मना किया था ना। सू को जब होश आता है कि अरे उसने ये क्या कर दिया, तो वो ओयंग को सॉरी बोलता है एंड उसे उठाकर वहां से ले जाने लगता है। ओयंग उसका फेस टच करते हुए कहती है मैं अपने भाई का फेस देखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इसे देखने दो। वेल गाइस, आपको तो पता ही होगा कि ब्लाइंड लोग देखकर नहीं बल्कि छूकर देखते हैं। पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां ओयंग खुद को मारने की कोशिश करती है, बट ओसू उसे बचाकर बाहर लाता है। वो उसका फेस टच करते हुए कहती है मुझे मेरे भाई का चेहरा देखने दो। दूसरी तरफ मोचुल मिंगहो से कहता है जो लुटेरा ओसू है वो बहुत ही बड़ा गैम्बलर है, और हाँ अभी तो वो कहीं किसी को लूट रहा होगा। वैसे तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। वहीं ओयंग ओसू के साथ काफी हैप्पी होती है। वो कहती है आज मैं घर नहीं जाना चाहती। मोचुल मिंगहो को सोरा की मैगजीन दिखाते हुए कहता है ये है उस लुटेरे ओसू की गर्लफ्रेंड। वैसे अभी तो इनका ब्रेकअप हो गया है, बट पता नहीं दोनों का कब पैचअप हो जाए। वैसे तुम सू के बारे में क्यों जानना चाहते हो। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ ये जानने आए हो कि आखिर असली ओसू कौन है और नकली कौन। वो म्यूंगो को उन तीनों की फोटो दिखाते हुए कहता है ये है नकली ओसू, आई मीन ठग। उसके जाने के बाद मोचुल ओसू को कॉल करके कहता है कि एक म्यूंगो नाम का लड़का मुझसे मिलने आया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। सू कहता है मुझे पता है तुमने उसे कुछ नहीं बताया होगा क्योंकि $8 मिलियन कोई आम बात नहीं है, और वैसे भी मिस्टर किम भी तुम पे प्रेशर डाल रहे होंगे कि जल्द से जल्द ओसू से मेरे सारे पैसे वापस लाओ। वो कहता है 10 दिन बाद 1 महीना बीत जाएगा, फिर दूसरा महीना आएगा एंड देन तीसरा। लगता है तुम्हारा मरना मेरे हाथों में ही लिखा है। सो प्लीज पैसों का इंतजाम जल्दी करो क्योंकि समय बीतता जा रहा है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सुन की बड़ी बहन ही जो मोजुल से कहती है उप्पा मैं सू के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, फाइनली सू मेरा हो गया। जिसे सुनकर मोजुल सैड हो जाता है क्योंकि शायद वो भी हीजू को पसंद करता था। अब क्योंकि आज ओयंग का मन घर जाने को नहीं था तो सू कहता है चलो ठीक है, आज हम घर नहीं बल्कि बीच साइड पर चलते हैं। ओयंग कहती है ठीक है, मगर मैं आपके साथ मोटर बाइक में भी घूमूंगी क्योंकि बचपन में आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब आप बड़े हो जाओगे तो मुझे बाइक में घुमाओगे। सू उस टाइम को याद करता है जब उसके सामने ही हीजू की डेथ हुई थी। एक्चुअली उस हादसे के बाद से आज तक सू ने कभी भी बाइक नहीं चलाई, बट फिर भी वो ओयंग से कहता है ठीक है, हम बाइक राइड भी करेंगे। वहीं जिनसंग जब काफी गुस्से में अपनी बहन को क्लब से बाहर ला रहा था तो वो रास्ते में मोजुल से टकरा जाता है। मोजुल कहता है जिनसंग तुम सू को छोड़कर मेरे लिए काम क्यों नहीं करते। वो कहता है करूँगा, बट तुम्हारे सपने में, एंड अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। मोजुल अपने आदमी से पूछता है क्या जिनसंग की बहन हमारे क्लब डेली आती है। वो कहता है हाँ। तो मोजुल कहता है आज से उसे हमारे वीआईपी कस्टमर की तरह ट्रीट करो और जब भी उसे जरूरत हो तो पैसे भी देते रहना, वो भी भर भर के। एंड देन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अब इसमें इसका क्या प्लान है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। घर में सेक्रेटरी वैंग ओयंग के आने का वेट कर रही थी, बट जब ओयंग काफी देर तक नहीं आती तो वो उसके लिए परेशान हो जाती हैं एंड सू को कॉल करती हैं। सू कहता है अभी वो आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि अभी ओयंग नहा रही है। सेक्रेटरी वैंग काफी गुस्से में कहती हैं क्या तुम पागल हो गए हो, माना कि तुम दोनों भाई बहन हो, बट जवान लड़के और लड़की का साथ में एक ही रूम में रहना अच्छी बात नहीं। सू कहता है मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप हमारी माँ बनने की कोशिश मत करिए। मैं आपसे कोई परमिशन नहीं ले रहा, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि आप ओयंग की चिंता मत करिए, वो मेरे साथ ठीक है। जिसे सुनकर सेक्रेटरी वैंग को काफी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में बाइक राइड करने जाते हैं जहां ओयंग अपने भाई के साथ पुरानी मेमोरीज को याद करके काफी हैप्पी हो रही थी, तो दूसरी तरफ सू भी उन मेमोरीज को याद करता है जहां वो हीजू के साथ काफी खुश होकर बाइक राइड किया करता था। दूसरी तरफ ही सुन सू को कॉल करने की कोशिश कर रही थी
क्योंकि आज उसकी बहन हीजू का मेमोरियल डे है। आई मीन कि आज ही के दिन उसकी डेथ हुई थी। जिनसंग कहता है कहीं वो भूल तो नहीं गया। वो कहती है वो आज का दिन कैसे भूल सकता है। जिनसंग कहता है क्यों नहीं भूल सकता, लोग बर्थडे भूल जाते हैं और ये तो बस मेमोरियल डे है। वैसे कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग बर्थडे भूल जाते हैं। मैं तो अपना ही भूल जाती हूँ तो दूसरे का क्या ही याद रखूंगी। ही सुन जब बाहर जा रही थी तो जिनसंग कहता है कहाँ जा रही हो। वो कहता है और कहाँ, सू को ढूंढने। जिनसंग गुस्से में कहता है क्या तुम्हें सिर्फ वही दिखाई देता है, मैं नहीं? क्या पता वो उसी पेड़ के नीचे जाकर रो रहा हो जहाँ हीजू को दफनाया गया था। सो प्लीज उसे अकेला छोड़ दो। और क्या आज का मेमोरियल डे बस हम दो मिलकर नहीं कर सकते? अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। वहीं ओ यंग सू से उसके फर्स्ट लव हीजू के बारे में कुछ बताने को कहती है, बट सू मना कर देता है। वो कहता है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, कभी और बताऊंगा। ओ यंग कहती है कब, क्योंकि 2 महीने बाद आप चले जाओगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो आप कब बताओगे, मेरे मरने के बाद? सू हंसते हुए कहता है तुम अभी नहीं मरने वाली। वो कहती है आज नहीं तो कल, बट मुझे मरना तो है ही। शू कहता है ठीक है, लेकिन मैं अपनी फर्स्ट लव के बारे में बातें तभी कर पाता हूँ जब नशे में होता हूँ। ओएन कहती है ओह वाह, मुझे भी ड्रिंक करना बहुत पसंद है। आज पूरी रात हम दोनों सिर्फ ड्रिंक करेंगे और बातें, बहुत मजा आएगा। वेल ओयंग इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो किसी चीज से टकराकर गिरने ही वाली थी, बट तभी सू आकर उसे बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखते हैं। सू कहता है मुझे नहीं पता कि उसे मुझ में क्या पसंद आया। उसके मॉम एंड डैड टीचर थे, बट वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उन्होंने उसे मुझसे दूर रखने के लिए शहर से दूर दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करा दिया और मुझे लगा कि हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म। बट एक दिन जब मैंने गेट खोला तो वो सामने मुस्कुराते हुए खड़ी थी। ओयन कहती है आप तो उससे दूर भाग गए होगे, राइट? वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने उसे उसके पेरेंट्स के पास वापस जाने के लिए कहा। वो रोने लगी और जाने से मना कर दिया। ओयन कहती है अच्छा फिर आगे क्या हुआ? वो कहता है होना क्या था, हम दोनों ने साथ में रहना स्टार्ट कर दिया। ओयन पूछती है उप्पा क्या आप दोनों साथ में सोए भी थे? सू कहता है ऑफ कोर्स आई एम अ मैन एट ऑल, आखिर मैं एक आदमी हूँ। ओयंग हंसते हुए कहती है ओ माय गॉड उप्पा, आप तो 30 मार खा निकले। वेल यहाँ वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। यंग कहती है आपको पता है जब मैं फर्स्ट टाइम बैले सीख रही थी ना तो मुझे एक फ्रेंड को मैसेज करना था कि क्या तुम ठीक हो, बट पता है मैंने क्या कर दिया कि क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है। एंड गेस व्हाट, बाद में पता चला कि वो सच में अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी। एंड देन मुझसे आकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला? मैंने भी उसे डराने के लिए बोल दिया कि मुझसे बच के रहना, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ, जादू टोना भी करती हूँ। दोनों जब सोने जा रहे थे तो यंग कहती है उप्पा मैं आपके साथ क्यों नहीं सो सकती? वो कहता है क्योंकि तुम एक लड़की हो और मैं लड़का। यंग कहती है आप लड़के थोड़ी हो, आप तो मेरे भाई हो ना। सू कहता है बट भाई भी तो एक लड़का होता है ना, और अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे बगल में सोऊंगा तो तुम मुझे टच भी करोगी, राइट? वो कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ कि आप कितने लंबे हो, कितने चौड़े हो, और बिना टच किए मैं कैसे जानूंगी? हम अंधे लोग ऐसे ही तो देखते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस पे गए हो, मॉम या डैड पर। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आपकी फिंगर्स पतली पतली मेरी तरह हैं या फिर मोटी मोटी डैड की तरह। और जब 2 महीने बाद आप चले जाओगे तो मुझे अकेलापन फील नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको महसूस कर पाऊंगी। सू लेटते हुए कहता है अच्छा ठीक है, तुझे जो जो देखना है देख ले, आई मीन टच कर ले। बट हाँ तुझे ये तो पता है ना कि कहाँ टच करना है और कहाँ नहीं? वो कहती है हाँ बाबा इतना तो पता है। ओ यंग जब उसे टच कर करके उसकी हाइट वगैरह देख रही थी तो सू कहता है क्या सच में ऐसा करने से तुम मुझे मेरे जाने के बाद भी याद रख पाओगी? सू भी अपनी आंख बंद करके ओयंग को टच करने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो यंग से पूछता है आज तुमने रिवर में खुद को मारने की कोशिश क्यों की? वो कहती है अगर मैं अपने मरने का टाइम चूज कर सकती तो वो टाइम सबसे बेस्ट था, बिकॉज तब मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा भाई वापस आ गया। एंड देन उसे हक करके सो जाती है। सू कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं यहाँ सच में पैसों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ तो क्या तुम मुझ पे भरोसा करोगी?
बट ओयंग कुछ नहीं बोलती क्योंकि तब तक वो सो चुकी थी। सू उससे दूर हटने लगता है तो वो कहती है, उप्पा प्लीज मत जाइए, मेरे साथ ही रहिए। सू कहता है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहोगी तो मैं ज़रूर रहूंगा। अगले दिन वो दोनों मॉर्निंग में भी साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी वैंग को देखते हैं जो कि पियानो बजाते हुए पुरानी मेमोरीज को याद करती हैं, जहां ओयंग अपनी मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और जब भी वो पियानो बजाया करती थी तो ओयंग उनके साथ गाना गाती थी। दोनों जब वापस जा रहे थे तो ओयंग कहती है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, आपके फ्रेंड से जिसका नाम भी ओसू है, क्योंकि जितना ही मैं आपके साथ रहती हूँ उतना ही उसके बारे में जानना चाहती हूँ। सू कहता है, उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है, उसने मुझे भी लूटा है। यंग कहती है, क्या पता ऐसा करने के लिए उसके पास कोई रीज़न हो, क्योंकि जब मैं उससे मिली थी तो वो मुझे बहुत ही अच्छा इंसान लगा था। उसे कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया था, बट फिर भी वो जाने से पहले मुझे बता कर गया था कि लेटर की लास्ट लाइन में आपने लिखा है कि आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सब सुनकर सू परेशान हो रहा था। तभी जिनसंग उसे कॉल करके कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें याद भी है आज क्या है, या फिर भूल गए? ही सुन काफी गुस्से में है क्योंकि कल उसके बहन का मेमोरियल डे था, जिसे सुनकर शो भी शॉक्ड हो जाता है। ही सुन फोन छीनते हुए कहती है, तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में इतना ज्यादा बिजी हो कि मेरी बहन का मेमोरियल डे भी भूल गए। एंड देन सू का बनाया हुआ टॉम स्टोन तोड़कर फेंक देती है। वो कहती है, तुमने आज जो कुछ भी किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम मोचुल के हाथ से बच भी गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सब सुनकर सू काफी इमोशनल हो जाता है। ओयंग कहती है, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं। सू सेक्रेटरी वैंग को कॉल करके कहता है, आप यहाँ आकर ओयंग को ले जाइए। वो कहती है, क्यों, क्या हम साथ में नहीं जाने वाले? वो कहता है, नहीं, अब हम साथ में नहीं जाएंगे। ओयंग कहती है, उप्पा कुछ हुआ है क्या? आप चेंज लग रहे हो, जैसे थोड़ी देर पहले थे वैसे नहीं रहे। वो कहता है, मैंने कहा ना चुप रहो। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी वैंग आकर ओयंग को वहाँ से ले जाती हैं। सू कहता है, कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, आखिर मैं होती कौन हूँ तुम्हें कुछ भी बोलने वाली, क्योंकि कल तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी, बल्कि सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। एंड देन ओयंग को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वो पूछती हैं, क्या तुमने अपने भाई के साथ एंजॉय किया? वो कहती है, हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया। आई एम श्योर कि मेरी मॉम हम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होंगी। और जितना ही मैं इस बारे में सोचती हूँ उतना ही, वो कहती हैं, उतना ही तुम मुझसे नफरत करती हो, राइट? यंग कहती है, हाँ, ये जानने के बाद भी कि मैं म्यूंगहो को पसंद नहीं करती, आपने उसे डैड से इंट्रोड्यूस कराकर मेरी इंगेजमेंट करा दी। वो कहती है, क्योंकि म्यूंगहो एक अच्छा लड़का है। वो कहती है, भले ही वो अच्छा लड़का है बट मैं उसे पसंद नहीं करती। सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मुझे फायर क्यों नहीं कर देती? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी आंखें बनी, तुम्हारा घर संभाल रही हूँ, तुम्हारी कंपनी संभाल रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। यंग चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन मैं अंधी किसकी वजह से हुई? आज मैं देख नहीं सकती, इसकी वजह कौन है? वो कहती है, तुम्हारी बीमारी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है जिसकी वजह से तुम ऐसी हो गई? और अगर ऐसा सच में लगता है तो फिर प्रूव करो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे पता है कि जैसे ही तुम्हें तुम्हारा नया केयर टेकर मिल जाएगा तुम मुझे डंप कर दोगी। आई होप कि तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करे, पर तब तक मुझे अच्छे से यूज कर लो। दूसरी तरफ सू हीजू के ग्रेव के पास बैठा होता है। तभी वहाँ मोचुल आकर कहता है, तुम तो लेट हो, मुझे लगा कि तुम जल्दी आओगे इसलिए मैं लेट आया। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 ग्रेव होनी चाहिए, क्योंकि हीजू तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट थी। पहली ग्रेव हीजू के लिए और दूसरी ग्रेव उस बच्चे के लिए जो कि कभी इस दुनिया को देख ही नहीं पाया। जिसे सुनकर सू उसे मारने लगता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, सू हीजू से कहता है, मैं इस बच्चे को नहीं चाहता क्योंकि बड़ा होने के बाद ये बिल्कुल मेरे जैसा बन जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसी घटिया लाइफ इस दुनिया में किसी और की भी हो। वो सू को रोकने की कोशिश करती है बट सू नहीं रुकता एंड अपनी बाइक लेकर वहाँ से जाने लगता है। हीजू भी उसके पीछे जाती है। दूर से ये सब मोचुल भी देख रहा था।
वो तीनों एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं। हीजू सू को रोकने की कोशिश करती है तो मोचुल हीजू को। तभी अचानक से एक कार आकर हीजू को ठोकर मार देती है एंड ऑन द स्पॉट उसकी वहीं डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में मोचुल कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं हीजू से प्यार करता हूँ, बट तुमने कहा कि तुम ज़्यादा करते हो। मैंने कहा ठीक है, वो तुम्हारी है, लेकिन कभी उसे कुछ होना नहीं चाहिए। वो मेरे लिए सब कुछ थी, पहली और आखिरी लड़की जिससे मैंने प्यार किया था। मैं उसे तब से प्यार करता था जब तुम दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं, बट तुमने उसे डंप कर दिया जब तुम्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो तुम्हें बेबी के बारे में बताने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे लगा कि अब तुम उसे और भी ज़्यादा प्यार करोगे। बट तुमने क्या किया, उसे अकेला छोड़कर भाग गए। तू कहता है, मगर तब मैं बहुत छोटा था। वो कहता है, एक्सक्यूज देना बंद करो, 19 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती। तुम अपने बेबी को अपनाने से सिर्फ इसलिए डर रहे थे क्योंकि तुम्हारी माँ पैदा होते ही तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तुम अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा गए गुजरे हो, क्योंकि एट लास्ट उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाने के बाद छोड़ा। आज मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। सू कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगी। मोचुल उसे एक पिल दिखाते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी गिफ्ट। इसे खाते ही तुम तुरंत हार्ट अटैक से मर जाओगे और किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कुछ पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर तुम्हारी मौत किस वजह से हुई। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो इसे खुद खा लो या फिर अपनी नकली बहन को खिला दो, क्योंकि अगर तुम उसे खिलाओगे तो सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे एंड आई एम श्योर कि तुम उसे ही खिलाओगे, क्योंकि तुम एक बहुत ही घटिया लड़के हो जो अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते। ये सब बोलकर मोचुल वहाँ से चला जाता है और सू वहीं रोता रह जाता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी वैंग बातों ही बातों में लॉयर जंग से बीच साइड पर डेट पर चलने के लिए कहती हैं, जिसे सुनकर वो शर्माते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। बट देन कहते हैं, वैसे हम कौन सी बीच पे चले, वेस्ट साइड वाली या फिर ईस्ट साइड वाली? वो हंसते हुए कहती हैं, आप बहुत ही फनी हैं। लॉयर जंग कहते हैं, प्लीज आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस मत करिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। एंड देन गिरते पड़ते वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ हम पहली बार सेक्रेटरी वैंग को खुलकर हंसते हुए देखते हैं। ओयंग ने सेक्रेटरी वैंग से एक नया कैमरा मंगाया था, तो वो उसे ला कर देती हैं और सब कुछ बताती हैं कि जैसे कहाँ से ऑन होगा, कैसे फोटो क्लिक होगी और कैसे वीडियो रिकॉर्ड होगा। वो कहती हैं, ओयंग क्यों ना हम साथ में फोटो क्लिक करें, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी और मेरी सिर्फ हम दोनों की एक भी फोटो नहीं है। बट यंग ऐसा करने से मना कर देती है, तो वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। पीछे से यंग उन्हें रोकते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भाई के फ्रेंड जिसका नाम भी ओशु था उसके बारे में पता लगाएं, क्योंकि आई डोंट नो, मैं हर समय बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। भाई ने कहा कि वो अच्छा लड़का नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? क्योंकि आज मॉर्निंग में आपने ही मुझसे कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मुझे अच्छे से यूज़ कर लो। वो कहती है, ठीक है, मैं उसके बारे में पता लगाऊंगी। उनके जाने के बाद ओयंग रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करती है। वो कहती है, अपने मरने के बाद मैं ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए एज अ गिफ्ट छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ब्रेन ट्यूमर वापस आ चुकी है। पिछले 2 महीने से मेरा सिर दर्द करना स्टार्ट हो गया है। मैं अभी तक सोच रही थी कि क्या मैं हॉस्पिटल जाऊं या ना जाऊं, बट आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जितना भी टाइम मेरे पास बचा हुआ है मैं उसे हंसते हुए आपके साथ बिताना चाहती हूँ। ओह, लगता है आप आ गए, आपके गेट खुलने की आवाज़ आई, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। वहीं सू मोचुल की बातों को याद करके काफ़ी परेशान हो रहा था। वो जब बाहर आता है तो यंग उसका वेट कर रही थी। वो कहती है, आज जैसा आपने मेरे ऊपर चिल्लाया है ना, पिछले 21 सालों में किसी ने भी नहीं किया। वो कहता है, जाओ यहाँ से, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। यंग कहती है, मुझसे माफ़ी मांगो या फिर रीज़न बताओ कि तुमने मुझ पे क्यों चिल्लाया। सू कुछ नहीं बोलता तो वो कहती है, आई थिंक मुझे चोट लग गई है। सू कहता है, तो अपने रूम में जाओ और मेडिसिन लगाओ, लगभग तुमसे 3 सेंटीमीटर पीछे गेट है। जिसे सुनकर यंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है, तो ऐसा करने पे सू को भी खुद पर गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद जब वो यंग के पास जाने लगता है तो देखता है कि यंग तो बाहर ही उसका वेट कर रही है। वो कहती है, क्या हुआ, मुझसे माफ़ी मांगने आए हो?
कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैंने आपको माफ किया, आप भी क्या याद रखोगे? ओयन कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर अचानक से आपको क्या हो गया। मुझ पे गुस्सा करने के बाद आप कहाँ चले गए थे? वो कहता है हीजू के पास, क्योंकि कल उसका मेमोरियल डे था और मैं उसके बारे में भूल गया। सू काफी सैड होता है तो ओयंग उसके पास जाकर उसे कंसोल करती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता किसी को कंफर्ट फील कैसे कराते हैं। वो कहता है, मैं ठीक हूँ, जाकर अपनी प्लेस पर बैठो। वो जब जा रही थी तो उसे नीचे गिरी हुई वही पिल मिलती है। वो कहती है, उप्पा ये क्या है? सू कहता है, एक मेडिसिन जो मेरे फ्रेंड ने मुझे ला कर दी है। उसने कहा कि जब भी तुम्हारा मरने का मन करे तो इसे खा लेना, इससे तुम्हारा सारा दुख दर्द एक ही मिनट में गायब हो जाएगा। वो कहती है, सच में? तो क्या आप इसे मुझे दे सकते हो? सू कहता है, क्या सच में मैं तुम्हें ये दे दूं या फिर नहीं? तो गाइस पार्ट 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट 5 देखना है ना, तो जो साइड में ये बॉक्स आ रहा है उसे टच करो और पार्ट 5 ओपन हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 5 की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन।